कॉन्सेप्ट को समझाना, फिर वन लाइनर, फिर कॉन्सेप्ट को समझाना, फिर वन लाइनर। इस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि सीरीज बोरिंग वाली ना हो। अगर हम खाली कॉन्सेप्ट को ही समझाते रहेंगे ना तो आप छोड़ के चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, आज की सीरीज इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं कि आपने पिछली वीडियो सीरीज देखी होगी। मैं हर वीडियो में ऐसा क्यों बोलता हूं, इसलिए क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो सीरीज नहीं वॉच करेंगे तो आगे की सीरीज आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसका लिंक जो है, जो भी सीरीज स्टार्ट होती है उसका लिंक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, पिछली वीडियो सीरीज से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए अगर आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो आप पिछली वीडियो सीरीज को भी वॉच करेंगे। तो इसी के साथ जो है हमने पिछली वीडियो सीरीज में आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे और साथ ही साथ जो भी अपकमिंग एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और जो अभी तक पूछे जा चुके हैं वो सारे हमने कवर कर लिए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर मैं बुक रीड नहीं करा रहा हूँ, बस आप ऐसा समझिए कि इस बुक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको मैं नोट डाउन करता हूँ, उनको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ और फिर मैं आपको टीच करता हूँ। ठीक है, टीच करने का मतलब आपको गाइड करता हूँ, बस आपको सुनना है और समझना है। तो हमारे जो संस्तर सारे हो चुके थे, इसलिए आपको पिछली वीडियो सीरीज वॉच अवश्य करनी है। अगर आप नए व्यूअर्स हैं, फर्स्ट टाइम इस सीरीज को देख रहे हैं, तो आप होम विजिट कीजिए चैनल के और उस पर जो है आप वीडियो सीरीज या तो प्लेलिस्ट से या फिर डायरेक्ट वॉच कर सकते हैं। तो हमारे जो है यहाँ पर हमने आपको बता दिया था इस इमेज के बारे में, मुरझाना, और मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, सबसे अच्छा सर विलायक क्या है? इसका आंसर आपने सीरीज पूरी देखी नहीं है, इसलिए मुझे आंसर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, किसी ने आंसर नहीं किया। चलिए, सबसे अच्छा सर विलायक होता है पानी, यानी कि H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मैंने, किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? ये कहा जाता है अर्थवॉर्म, यानी कि केचुआ को। और इसके साथ जो है हम सीरीज आज की स्टार्ट कर देते हैं। आशा करूंगा कि आप इस सीरीज को वॉच करेंगे और आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो समझिए इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट से लेके आपके स्टैंडर्ड पॉइंट तक हम सारे पॉइंट्स को यहाँ पर कवर किए हैं। अगर आपको पीडीएफ की नीड है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। आप पूरी बुक पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि पूरी बुक में बहुत कुछ दिया है। यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की सीरीज। तो फर्स्ट आपका जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ तक शायद हो गया, बट ये 3 क्वेश्चन हो गए हैं, इसको भी हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। अगर आपने वॉच नहीं की है तो आप वॉच कीजिएगा पिछली सीरीज। यह अम्लीय मृदा में किस प्रकार के आयंस की अधिकता होती है? मैंने आपको बताया कि अगर मृदा जो है अम्लीय है तो हाइड्रोजन आयन, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन आयन का होना जरूरी है, जैसे HCl। ठीक, लेकिन यहाँ पर 4 में हमने बताया था OH आयन होना जरूरी है, लेकिन मृदा की जब बात हो तो सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम के जब आयन होंगे तो आपकी मृदा कैसी होगी? क्षारीय होगी। यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम। पौधे की वृद्धि सामान्यतः किस पीएच, यहाँ पर पीएच है, पीएच पर अच्छी होती है। पीएच होनी चाहिए 6 से लेके 7.5 के मध्य। अगर होती है पीएच तो समझो वो वृद्धि, पौधे की वृद्धि अच्छी होगी। अधिक क्षारीय भूमि कहलाती है, अगर भूमि अधिक क्षारीय है तो आपकी रेह यानी रेत या फिर ऊसर कहलाती है। किस मिट्टी में जीरोफाइट प्लांट पौधे सबसे ज्यादा उगते हैं? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी में जीरोफाइट प्लांट उगते हैं। मैंने आपको जीरोफाइट प्लांट बताया था, उनके एग्जाम्पल कैक्टस और नागफनी, जिनमें कांटे होते हैं वो आपके जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? यानी वाटर होल्डिंग की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा अधिक किस में होती है, ये पूछा गया है। इसके लिए जो है आपका क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी, और इसमें वायु का आवागमन कम होता है जिससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अधिक अच्छी मिट्टी, देखो वृद्धि ग्रोथ के लिए जल धारण करने की क्षमता आपको ध्यान रखना है क्ले, और वृद्धि के लिए आपकी लोम, लोम मिट्टी। ठीक है, दोमट जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी, ये जो है सबसे अच्छी मिट्टी होती है ग्रोथ के लिए, लेकिन जल धारण करने की क्षमता होती है क्ले में। इसका कारण जो है, अगर रीजन बात करें कि दोमट मिट्टी क्यों अच्छी होती, क्योंकि इसमें 30 से 50% आपका बालू होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, 30 से 50% गाद होता है, और 20% आपकी क्ले होती है, और 15% आपकी ह्यूमस होती है, लोम। इसलिए ये मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है पौधों की ग्रोथ के लिए। और दूसरा कारण ये भी है कि इस मिट्टी में जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें चिकनी यानी जो क्ले मिट्टी का परसेंटेज है 20%,
उसके कारण क्या है, कैपिलरिटी या वाटर एब्जॉर्प्शन की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि जो मृदा में जल पाया जाता है तो पौधे किस प्रोसेस के थ्रू उस जल को अपटेक करते हैं, ये करते हैं केशिकत्व के कारण, कैपिलरिटी कैपिलरिटी के कारण। ठीक है, तो ये किसके कारण होती है, चिकनी मिट्टी, क्योंकि क्ले मिट्टी आपकी वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छी मानी जाती है, वाटर होल्डिंग के लिए अच्छी मानी जाती है। इस वजह से लोम यानी कि दोमट मिट्टी अच्छी हो जाती है, क्योंकि इसमें परसेंटेज 20% चिकनी मिट्टी है, ह्यूमस है, गाद है, बालू है, यानी मिक्सचर है एक तरीके का। तो ये मिट्टी सबसे अच्छी होती है, आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट लाइम और कैलकेरियस सॉइल। ठीक है, लाइम चूना वाली जो है, चूना मृदा वाली, उसकी बात हो रही है। लाइम और कैलकेरियस, कैलकेरियस सॉइल क्या होता है, सेल, ऐसे समझिए आप, सेल होते हैं जैसे घोंगा, सीप, इनके जो कवच होता है वो कैलकेरियस कहलाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये अगर मृदा में है, मृदा में इसका जो अपघटित हो जाता है, मृदा में मिल जाती है, क्या मिल जाता है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि जीवों के जो कवच होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस जो है वाली मिट्टी आपकी कैलकेरियस सॉइल कहलाती है। यदि आपका CaO, ये है चूना, ये आपका है चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है, इस अगर ये प्रेजेंट है मृदा में तो आपकी मिट्टी लाइम कहलाती है। इसलिए यहाँ पर दोनों चीजें लिखी हैं, लाइम और कैलकेरियस। जब दोनों चीजें लिखी हैं तो इसका मतलब है, आप समझ गए होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड। आपका कैलकेरियस के लिए कैल्शियम कार्बोनेट और लाइम के लिए चूना। ऐसी मिट्टी जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड के कण प्रेजेंट होते हैं वो लाइम और कैलकेरियस सॉइल कहलाती है। इसका फॉर्मेशन अगर बात करें स्टोन्स के अपक्षय के कारण होता है। ये स्टोन्स लाइम होगा तो स्टोन्स के लिए, और अगर कवच अवच डैमेज होंगे, अपक्षय होगा, तब आपका कैलकेरियस सॉइल होगी। इस मृदा में उगने वाले पौधे, ये पूछा जाता है, कैल्सिकॉल्स कहलाते हैं। ये पूछा जाता है कि इस मृदा में लाइम और कैलकेरियस सॉइल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, कैल्सिकॉल्स कहलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपना अगला पॉइंट है, किस प्रकार की मिट्टी में लवणोद्भिद हैलोफाइट पौधे उगते हैं। ये मिट्टी पूछी गई है हैलोफाइट। ऐसी मिट्टी जिसमें लवण पाए जाते हैं वो कहलाती है सैलाइन या फिर एल्कली सॉइल कहलाती है। इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इस प्रकार की वनस्पतियां मैंग्रोव वनस्पति, मैंग्रोव वेजिटेशन कहलाती हैं। जहां लवण होते हैं, लवणोद्भिद जो होते हैं पौधे, वो मैंग्रोव वनस्पतियां होती हैं। लवणोद्भिद में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लवणोद्भिद पौधों में श्वसन मूल न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं। इसका एक्सप्लेन हमने पिछले वीडियोज में कर दिया था। अगर वीडियो वॉच नहीं किया तो आप पीछे जाकर आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। व्हाट इज न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया है। जैसा इनके बीज फलों में ही अंकुरित होते हैं, बीज जो होते हैं फल में अंकुरित होते हैं। ये घटना आपकी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जिन पौधे के फलों में बीज अंकुरित होते हैं वो घटना क्या कहलाती है, यह कहलाता है विविपेरस जर्मिनेशन, जरायुज अंकुरण। बीज फलों में ही अंकुरित हो जाते हैं, फल के अंदर ही बीज क्या कर देते हैं, अंकुर फोड़ देते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ये घटना आपकी जरायुज अंकुरण कहलाती है। आई होप ये समझ में आया होगा, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इतने थे। अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे। परजीविता, बुक्स में बहुत कुछ दिया गया है, बट यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट है सिलेक्टेड है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। तो हमारी PDF आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैरासिटिज्म की बात करें, परजीविता, तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, पूर्ण मूल परजीवी, इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, स्टार बना है तो ओरोबैंकी। आपका पूर्णतः जो है रूट्स पर डिपेंड रहता है, पैरासाइट है कोई प्लांट तो वो है ओरोबैंकी। आंशिक आंशिक रूप से अगर परजीवी है किस पर, रूट पर, किसी पौधे की रूट पर, तो उसका उदाहरण आपका चंदन है। पूर्ण स्तंभ यानी कि कंप्लीटली पैरासाइट है किसी पौधे के स्तंभ पर, तो वो उसका नाम आपका अमरबेल। आंशिक, अधूरे रूप से, आधे रूप से स्तंभ परजीवी है तो लोरेंथस तथा विस्कम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर हैं, अगर आपने कभी एग्जाम दिए होंगे तो इसमें से आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट कितने हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं। कि पूर्ण मूल परजीवी पूछ दिया जाएगा, आंशिक मूल परजीवी पूछ दिया जाएगा, और ये आपके ऑप्शन दे दिए जाएंगे। इनमें से आपको देखो 4 ऑप्शन में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर, मतलब इन्होंने ऑप्शन बना दिए
और इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, आपको बताना है कि चारों में से, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। पूर्ण मूल ओरोबैंकी, आंशिक मूल चंदन, पूर्ण स्तंभ अमरबेल, आंशिक स्तंभ लोरेंथस तथा विस्तंभ। सिम्बियोसिस की बात, अभी पैरासिटिन की बात की थी, अब हम करेंगे सिम्बियोसिस की बात। म्यूटालिज्म भी इसको हम बोलते हैं। सिम्बियोसिस बोले तो जब हम किसी के साथ रहते हैं और एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, हम आपका काम चल जाए, मेरा काम चल जाए, तो ये कहलाता है सिम्बियोसिस। इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण के रूप से लाइकेन तथा लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों की ग्रंथियां जो है उनमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया, ठीक, लाइकेन तथा लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों की जो ग्रंथियां होती है उसमें क्या पाए जाते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया है लेग्यूमिनस कुल के पौधों में पाई जाती हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये भी हमने आपको डीपली और एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो सीरीज में। अगर वीडियो सीरीज नहीं वॉच की है वो कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है सिम्बियोसिस, तो यहाँ पर सिम्बियोसिस हो गया। जैसे लेग्यूमिनस कुल का प्लांट है सरसों, सरसों की जड़ों में जो है गांठें होती हैं, वहाँ पर नाइट्रीकरण जो है बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं। राइजोबियम हो गया आपका, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ये बैक्टीरिया आपके क्या है लेग्यूमिनस कुल में जो है आपकी सरसों की जड़ों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है, मृदा में जो नाइट्रोजन है, इन्वायरमेंट की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रीफाइंग यानी नाइट्रिक साइकिल में चेंज करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। लाइकेन एक प्लांट होता है, लाइकेन एक पौधा होता है, इसके शरीर का निर्माण जो है शैवाल और कवक। लाइकेन ऐसा प्लांट है जिसमें शैवाल रहता है और कवक रहता है, ये दोनों जो है रहते हैं। शैवाल एक प्लांट है, कवक एक फंगस है, ठीक है, दोनों यूकैरियोट्स है। इसको जो है कहाँ से, इसको खाना मिल जाता है, और इसको जो है न्यूट्रिशन मिल जाता है। शैवाल, कवक क्या करता है, न्यूट्रिटिव एलिमेंट प्रोवाइड करा देता है, और कवक एक परजीवी होता है, दूसरे पे रहता है किसके, भोजन के लिए। तो इसको यहाँ से भोजन, क्योंकि शैवाल भोजन बनाता है, शैवाल एक प्लांट होता है, प्लांट्स होते हैं, तो ये फोटोसिंथेसिस करके क्या है अपना भोजन निर्माण कर लेते हैं। तो इसका भोजन कवक को मिल जाता है। कवक क्या करते हैं, इनके लिए हेल्पफुल, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल कर देते हैं, नाइट्रीफाइंग कर देते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं, मिनरल्स प्रोवाइड करा देते हैं कवक। अभी आपको पता चल जाएगा कि कवक किस तरीके से, कवक जो है आपका डिकम्पोजर्स होते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट की सीरीज चल रही है, तो इस सीरीज में हमें पता है कि इकोसिस्टम में क्या है जैवीय घटक और अजैवीय घटक। अभी इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आपको डीपली समझाऊंगा। उसमें आता है डिकम्पोजर्स, अपघटनकर्ता, कि भाई प्रोड्यूसर्स पेड़ पौधे, उपभोक्ता, और लास्ट में थर्ड क्या पॉइंट होता है, अपघटनकर्ता। ये तीन चीजें आपके जो है जैवीय संगठन में आ जाती हैं। अजैविक संगठन में अभी आपको बताएंगे, प्रकाश है, टेम्परेचर है, जल है, वायु है, एलिमेंट्स है, ये आपके जो है अजैवीय घटक हो जाते हैं किसी इकोसिस्टम में। तो थर्ड वाला पोर्शन जो है अपघटनकर्ता जो है कवक है। तो क्या करते हैं, अब कवक जो है अपघटित कर देते हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये आपको शैवाल को मिल जाते हैं। तो ये तरीके से, दो तरीके से जीव जो आपस में रहते हैं, तो उसको जो है लाइकेन एक पौधा है, लाइकेन प्लांट है, उसमें जो है दोनों पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, कवक को क्या मिल जाता है, आश्रय और भोजन, और इसको न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिल जाते हैं। ये जो चीज़ जो कहलाती है, ये कहलाती है सिम्बियोसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड पॉइंट है नाइट्रीकरण, जीवाणु भूमि की स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, भाई इन्वायरमेंट में और जो भूमि में नाइट्रोजन है, स्वतंत्र है, एलिमेंट है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक। अब भाई कोई भी पौधा जो है डायरेक्ट गैस को अगर ले ही लेता तो उसकी पत्तियों के थ्रू ले लेता, लेकिन नाइट्रोजन न्यूट्रिटिव एलिमेंट जो है पौधे का सबसे मेन पार्ट होता है आपका रूट, जड़। और जड़ में इतनी अभी क्वालिटी नहीं है कि जड़ डायरेक्ट इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको अपटेक कर पाए। तो ये क्या करता है, लिक्विड फॉर्म में जो है अपटेक कर पाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को। तो किस रूप में करेगा, नाइट्रेट के फॉर्मेट में। और ये जो बैक्टीरियाज हैं, कवक हैं, अपघटनकर्ता जो भी हैं, डिकम्पोजर्स हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर पौधे जड़ द्वारा उसको अपटेक कर लेते हैं। सही है, समझ में आएगा। ये वही बात हो रही है कि नाइट्रीकरण जीवाणु भूमि के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इससे पौधे जड़ों द्वारा खाद्य रूप में ग्रहण कर लेते हैं।
इसके बदले में पौधे इन जीवाणुओं को भोजन एवं रहने के लिए स्थान दे देते हैं। तो ये सिम्बियोसिस है। भाई बैक्टीरिया को भी क्या मिल जाता है, उनको खाना मिल जाता है, क्योंकि जड़ों में क्या होता है, खाना स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। तो बैक्टीरिया कवक को वहां पर देखो आश्रय मिल जाता है, खाना मिल जाता है, और भाई पेड़ पौधों को क्या मिल जाता है, नाइट्रोजन मिल जाती है। तो ये प्रोसेस आपका सिम्बियोसिस कहलाता है। इसमें आपने सीखा कि आपका देखो लाइकेन के बारे में जाना, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के बारे में जाना, लिक्विफाइड फॉर्मेट में ही जड़ जो है अपटेक कर पाती है न्यूट्रिटिव एलिमेंट, इसके बारे में जाना। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा भी एक म्यूटालिज्म का ही प्रोसेस है। इसमें देखो माइक्रोराइजा में क्या होता है, देखो लाइकेन आए तो सिम्बियोसिस है, माइक्रोराइजा भी आपका सिम्बियोसिस। ये देखो कैसे, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन, सहजीवन ये भी तो साथ ही रहता है। अगर कवक किसी के साथ रहता है, अब देखा जाए तो कवक किसके साथ रहेगा, यहां पर तो रहता है शैवाल के साथ, शैवाल के साथ रहता है, एल्गी के साथ रहता है, तो आपका लाइकेन बनाता है। अगर माइक्रोराइजा जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म इनके साथ रहता है, जड़ों के, इनकी जड़ों में रहता है, जैसे साइकस आपका है, साइकस, पाम, खजूर, ताड़, ये प्लांट क्या है, जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के साथ जब कवक रहेगा तो ये जो है माइकोराइजा कहलाएगा, माइकोराइजा। ये आपको ध्यान रखना है, जब कवक जो है कभी फंगस जिम्नोस्पर्म प्लांट्स की रूट्स के साथ सर्वाइव करता है तो इसको हम माइकोराइजा कहते हैं, और ये भी आपका सिम्बियोसिस को ही, म्यूटालिज्म को ही प्रदर्शित करता है। ये दो प्रकार से होता है, इक्टोट्रॉफिक जिसमें कवक जाल जड़ों के धरातल पर मिलता है, तथा इंडोट्रॉफिक जिसमें कवक जड़ों के कॉर्टेक्स कोशिकाओं में शामिल होता है। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखो इक्टोट्रॉफिक कवक जाल जो कवक रहते हैं जड़ों के धरातल पर ही मिलते हैं, लेकिन इंडोट्रॉफिक की बात करें तो ऐसे कवक तो जड़ की कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स का मतलब कि सेल के अंदर, सेल के अंदर जो भी आपका वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, जाइलम फ्लोएम, वहां पर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स होता है, तो वहां पर क्या करते हैं, ये कवक रहते हैं, तब इसको इंडोट्रॉफिक, इंडो मतलब होता है अंदर की ओर, और इक्टो होता है बाहर, इतना भी आपको ध्यान रखना है। माइक्रोराइजा वैसे देखो बताया चीड़ पाइन, मैंने बताया कि इसका सहजीवन कवक का, कवक पौधे की जड़, पौधे कौन से होंगे आपके, देखो पाइन्स, ऑर्किड, लीची, रफलेसिया, जिम्नोस्पर्म के प्लांट, ये आपका पाइन्स जो है जिम्नोस्पर्म है, चीड़। तो जिम्नोस्पर्म के साथ जब कवक रहता है तब ये जो है माइक्रोराइजा का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोसेस सिम्बियोसिस यानी कि म्यूटालिज्म कहलाता है। इसमें आपका लीची भी आ जाता है, रैफ्लिसिया और अन्य पौधे की जड़ें भी आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है सैप्रोफाइटिज्म, इसके बारे में जान लेते हैं। मृतोपजीवी पौधे जो है जब सड़े गले पदार्थों पर उगने लगते हैं, यानी कि सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं, तो तब ये कहलाते हैं आपके मृतोपजीविता कहलाती है। ये प्रोसेस सैप्रोफाइटिज्म कहलाता है। जब पौधे सड़े गले पदार्थों पर उगते हैं तो मृतोपजीवी, जैसे आपका कवक, आपका कवक आपने देखा है कि छत्ता जो है, बरसात होती है तो मशरूम के जो छत्ते होते हैं, ठीक, छत्ते होते हैं, गोबर जहाँ पे खाद जैसी चीजें होती हैं, सड़ गल गया कुछ तो वहां पर ही ये उगते हैं, तो ये कहलाते हैं मृतोपजीवी। ये पौधे जो है सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं, और ये प्रोसेस आपका मृतोपजीविता कहलाता है, सेप्रोफाइटिज्म कहलाता है, और पौधे आपके सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। इनमें पर्णहलिम बाई क्लोरोफिल का अभाव होगा। क्लोरोफिल का, अगर क्लोरोफिल होता ही तो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, बना लेते, लेकिन भाई क्लोरोफिल नहीं है तभी तो ये दूसरे पर डिपेंड है। मृतोपजीवी के अंतर्गत आपके कवक आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आपका ईस्ट है, म्यूकर है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है, कुकुरमुत्ता है, ठीक है। आपका राइजोपस ब्रेड जो है, ब्रेड के ऊपर देखा ग्रीन ग्रीन कलर का जो हो जाता है, अगर उसे नमी मिल जाए, ब्रेड को खुला छोड़ के रख दो तो तुम देखोगे उसमें एक नेट बन जाता है। ये क्या है, ये आपका फंगस है। तो फंगस जो है जब ऐसी पोजीशन पे होता है तो ये मृतोपजीविता प्रोसेस कहलाता है, और ये कहलाते हैं मृतोपजीवी, सैप्रोफाइट, जो दूसरे पर निर्भर है। सपुष्पी पौधे जैसे मोनोट्रोपा, नियोटिया तथा यूनिफ्लोरा आदि आते हैं। इसमें आपके
सपुष्पी पौधे भी आते हैं, ये भी आपके मृतोपजीवी में ही आते हैं, मोनोट्रोपा, न्यूटिया और यूनिफ्लोरा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मोनोट्रोपा सिम्बोसिस दर्शाता है, सेप्रोफाइटिन दर्शाता है, या फिर अपना भोजन बना लेते हैं। तो ये मृतोपजीवी हैं, ठीक है, मोनोट्रोपा, न्यूटिया, यूनिफ्लोरा। नेक्स्ट है मृतोपजीवी कवक एवं जीवाणु पौधों तथा जंतुओं के मृतक शरीरों का अपघटन करके सरल तत्वों में बदल देते हैं, जिससे प्रकृति में कूड़ा करकट के ढेरों तथा लाशों की सफाई होती रहती है। दीज आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। एक मूवी देखी है आपने, स्कैवेंजर्स, वो हॉलीवुड मूवी। तो उसमें वो 5 लोग थे, क्या है, बुराई का जो है सफाया करते हैं, बुराई। वैसे ही ये क्या करते हैं, मृतोपजीवी आपके भी स्कैवेंजर्स कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स। ये भी सफाई कर्मचारी हैं। ये क्या करते हैं, जब कोई चीज़ खराब हो गई है, पेड़ की पत्ती जो है गिर गई, अब भाई गिर गई है तो उसे अपघटन भी तो करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, इसको वो क्या करते हैं, कवक उस पर जो है सर्वाइव करने लगता है और उसको सड़ा गला देता है, मिट्टी में फिर कन्वर्ट कर देता है। तो ये स्कैवेंजर्स भी कहलाते हैं, कवक और जीवाणु। ये आपके इकोसिस्टम में अपघटनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपके अब इकोसिस्टम आपको बताएंगे इसी वीडियो सीरीज में। आपको अभी बेसिक टू एडवांस तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। अगर आप थोड़ी बहुत साइंस जानते हैं तो आपको रियल में ये हमारी सीरीज बहुत ही अच्छी लगेगी। आपको समझ में आएगा सारे कॉन्सेप्ट एक बार में ही आप सब जान जाएंगे। तो भाई डेड बॉडीज को क्या करते हैं, सफाई कर देते हैं। तो इस तरीके से स्कैवेंजर्स कहलाते हैं और इकोसिस्टम में इनकी पोजीशन अपघटनकर्ता के रूप में जानी जाती है। तो मृतोपजीविता आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सैप्रोफाइटिस। अब भाई जब बॉडीज को सफाई कर देंगे, इनमें क्या है, सरल तत्वों में बदल देंगे, कन्वर्ट कर देंगे, अपघटन कर देंगे, तो यही जब मिट्टी में मिल जाएंगे आफ्टर अपघटित होने के बाद, क्या चीज़ है, डेड बॉडीज, किसी भी डेड कूड़ा करकट, डेड बॉडीज, इनमें कवक और बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, अपघटित कर दिया। तो ये क्या फिर बाद में क्या है, भूमि में तो मिलेंगे, तो भूमि को फर्टाइल कर देंगे। कैसे, क्योंकि भाई डेड बॉडीज और कूड़ा करकट में आपके एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। भाई बॉडीज किसी की ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिक तत्व होते हैं। जब ये अपघटित होंगे तो जाहिर सी बात है मिट्टी में मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो ये क्या है, भूमि को फर्टाइल कर देंगे, फर्टिलिटी, खाद्य के रूप में बदल देंगे। गोबर देखा है, आलू बोने से पहले क्या है, गोबर बिखेरा जाता है। तो भाई गोबर क्या है, गोबर एक मिट्टी का रूप होता है, लेकिन उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं भाई, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये आपके सारे मिले होते हैं। और गोबर को आप जनरली क्या करते हैं कि पता चला है कि गांव में तो देखा होगा आपने, हम बता दें आपको कि आप जो सिटी में, जैसे सिटी में रह रहा है, तो आप पॉलीथीन बैग में पैक करके, और वो आता है सफाई वाला बॉक्स लेके बड़ा सा, उसमें बॉक्स में डाल देते हैं। लेकिन क्या है कि विलेज में, एक बात आपको बता दें, विलेज में क्या होता है कि जो घर में जो साफ सफाई का कूड़ा करकट होता है, एक बड़े से पोट समझो, कुछ भी समझो, जो भी हो, बाल्टी है, टब मान लो, टब, प्लास्टिक का टब में सारी सफा, मतलब गंदगी, मतलब जो भी घर की साफ सफाई करते टाइम, खाना बनाने से संबंधित सारी चीज, वो क्या करते हैं, अपने घूरे पे, घूरा देखा, घूरा नाम है, घूरे पे डालते हैं। अब घूरे पे डालते डालते 1 साल हो गई, अब उनके सारे घूरे अलग अलग है। ये घूरा किसका है भैया, ये उनका है, ये घूरा किसका है। और जब बुआई का टाइम होता है आलू का, तो गोबर, वो जो खाद खरीदने वाले होते हैं, तो घूरा खरीदते हैं, तो कहते हैं भैया कितने में दोगे। तो वो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने घूरे के दाम बताते हैं और उनका घूरा जो है वो बिच जाता है। मतलब समझ रहे हो, डेड बॉडीज का जो ढेर है, चाहे वो किसी से रिलेटेड हो, खाने पीने की चीज़ें हों, साफ सफाई हो, पत्ते हों, सब्जियां हों, तो ये जमा होते होते जो है वो ढेर हो जाते हैं। तो उन ढेरों की कीमत वो है अच्छी खासी मिल जाती है लोगों को, तो काफ़ी ऊंचाई तक हो जाते हैं। किसी के तो 1 साल 2 साल से चल रहे हैं। तो वो जब आलू की बुवाई होती है तब उनके बिछ जाते हैं। अब सिटी वाले जो है क्या है, पॉलीथीन दे दिए, अब वो भी कहीं पे इसको कलेक्ट करता जाके कहीं डालता है, तो आफ्टर कुछ समय बाद वो ढेर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसको कन्वर्ट कौन करते हैं, कवक और बैक्टीरिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ी मेरी सीरीज जो है थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है या टिपिकल होती है, क्योंकि आपको बता बहुत कुछ देता हूँ। मृतोपजीविता
सिम्बियोसिस, आपने दोनों चीज़ें समझ ली हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अधिपादपता, एपिफाइटिस। दरअसल क्या है, आप रट्टा मारोगे इकोलॉजी इन्वायरमेंट में तो आपको चंद क्वेश्चन ही कवर कर पाओगे, बट आप पॉइंट्स को समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो आप कोई से भी कहीं से भी क्वेश्चन आए तो मुझे पता है आप लॉजिकली उस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। इसलिए आपको जो है कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना चाहिए, ठीक है। हाँ, जीएस जीके का पोर्शन जो है कि वो अथाह समुद्र है, तो आप जो है वन लाइनर में कवर कीजिएगा, फटाफट 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 रिवीजन। तो इसकी सीरीज हमने आपके लिए स्टार्ट की है, तो यहाँ पर नॉन स्टॉप जो है सीरीज चलेगी, फटाफट रैपिड फायर। आपकी सीरीज जो है 10 मिनट में 100 क्वेश्चन, 20 मिनट में 200 क्वेश्चन, 25 मिनट में 300 क्वेश्चन। और सारी सीरीज को जब हम कंप्लीट करते हैं 2000 के फॉर्मेट में, तो इसके लिए वन शॉट उन्हीं वीडियोस को है अच्छे से एडिट करके क्या है एक सिंगल वीडियो बना देंगे। सही है, आप उसमें क्या है, आप जो है स्पीड बढ़ा के आप उनको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। तो जीएस जीके का पोर्शन तो आपको इस तरीके से कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट है, साइंस अगर है, तो साइंस कॉन्सेप्ट वाइज ही समझी जाती है, रटने वाली चीज है, हम मानते हैं, लेकिन समझने वाली ज्यादा है। रट कितना पाओगे भाई, बट अंडरस्टैंड कर लिया और माइंड में सेट कर लिया आपने कॉन्सेप्ट को, तो आप कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप लगा दोगे फटाक से। हाँ, एक चीज है कि उनके नाम जो है थोड़े कठिन होते हैं, कि भैया ग्रीक वर्ड, फिर उसके बाद लैटिन वर्ड। ये जो है अधिपादपता की बात करें, एपिफाइटिज्म, अभी हमने क्या बात की, सिम्बियोसिस की बात की, ठीक है, और आपकी मृतोपजीविता की बात की, अधिपादपता की बात कर लेते हैं। कुछ पौधे जैसे ऑर्किड हैं, बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये वातावरण की नमी, हवाओं, जड़ों यानी एरियल रूट्स के वेलामेन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑर्किड्स की जो शाखाएं हैं, ऑर्किड्स जो है, अधिपादपता देखो समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्किड्स बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं पर उगते हैं, वृक्ष हैं बड़े बड़े, उनकी शाखाओं पर क्या है, ऑर्किड्स जो है पेड़ उग गया, और ये क्या करते हैं, वातावरण की जो वातावरण में इन्वायरमेंट में नमी है, हवाई जड़ों के वेलामिन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वातावरण में जो नमी है उनको जो है क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, वाटर की जरूरत पड़ती है, वातावरण में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको दोनों को मिक्सर करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन ये पौधे जो है मिट्टी से दूर है, क्या है, मिट्टी से दूर है। ऑर्किड क्या है भाई, अधिपादपता क्या कहलाता है, इपिफाइटिज्म, यानी कि पौधे के ऊपर ही रहना, लेकिन उन पर इतना डिपेंड नहीं होना कि उनसे खाना ले लेना। कवक है, ठीक है, माइकोराइजा है, ये क्या करते हैं, उनसे खाना ही ले लेते हैं। तो इसलिए एपिफाइटिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है, आप समझ गए होंगे। एपिफाइटिज्म एक अलग कॉन्सेप्ट है भाई, हम खाना नहीं ले रहे हैं, हम आश्रय ले रहे हैं, हम रह रहे हैं, ठीक, लेकिन खाना तो मैं अपना खुद का बना रहा हूं। तो ऑर्किड्स जो है एक ऐसा प्लांट है जो वृक्षों की शाखाओं पर रहता है, लेकिन वो करता क्या है कि वातावरण की जो नमी है वहां से एरियल रूट्स, उनमें जो रूट्स हैं वहां से उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, और उसके साथ ही साथ CO2 जो भी है, नमी, वाटर और CO2, और उसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करके खाना बना लेते हैं। तो ऐसी चीज कहलाती है अधिपादपता, जो पौधों पर रहते हैं बट डिपेंड नहीं है, डायरेक्ट डिपेंड नहीं है, इनडायरेक्ट डिपेंड है। तो ये प्रोसेस आपका एपिफाइटिज्म कहलाता है, और ऐसे पौधे एपिफाइट कहलाते हैं। ये पौधे अधिपादप तथा यह गुण अधिपादपता कहलाता है। आप समझ गए होंगे इस चीज को बहुत अच्छे से। कुछ दूसरी जड़ें इन पौधों के दूसरे वृक्षों की छाल पर चिपकने या स्थिर होने में सहायता करती हैं। तो कुछ तो जड़ें क्या करते हैं, एरियल पार्ट में होती हैं, हवा के रूप में संपर्क में रहती हैं, तो क्या करती हैं कि वातावरण की नमी को ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, CO2 को ऑब्जॉर्व करके खाना बना लेती हैं। और कुछ क्या है भैया, अब सारी जड़ें खाना बना लेंगी, एरियल पार्ट में हिलती रहेंगी, तो भैया पेड़ ऑर्किड का रुकेगा कैसे। तो भैया कुछ उसमें से जड़ें क्या है, दूसरे तने से, दूसरे जो है छाल या कुछ से, उससे दूसरे पौधे के पार्ट से चिपके भी तो रहना पड़ेगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं। अधिपादप, देखो ये तो कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, अधिपादपता। इसके बाद मृतोपजीविता भी आप समझ गए, माइक्रोराइजा भी समझ गए, सहजीविता भी समझ गए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो यहाँ से आपको कवर होने चाहिए, और मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, 101% आपके कवर होंगे। बस थोड़ा सा आपको क्या है, इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा सीखने का।
अब अगर ये चाहते हैं कि कम समय में आपको सब कुछ मिल जाए तो भैया ये चीज़ ऐसी है, हम इसको भी क्या है वन लाइनर बना देंगे भाई, वन लाइनर बना देंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट को समझो। आफ्टर जब हम बुक को कंप्लीट कर लेंगे, कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे, तो इन्हीं क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एमसीक्यूज में। जब एमसीक्यूज में कन्वर्ट करेंगे तब आप इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, और मैं स्पीड के साथ उन आंसर को करवाऊंगा, उन क्वेश्चंस को करवाऊंगा, इन्हीं की जो है एमसीक्यू बनाऊंगा। तो आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ लीजिए, एमसीक्यूज वाइज पढ़ लीजिए, आप कमेंट करेंगे तो इसकी आपकी वन लाइनर भी बना दूंगा यार, क्या बात करी तुमने। तो भाई हम यहाँ पर समझ गए, अधिपादकता समझ गए। कीट भक्षी पौधे, भैया कीट भक्षी हमने पूछा था, क्या कीट भक्षी पौधे अपना भोजन बना लेते हैं? कुछ लोग नहीं जानते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट, तो वो कहेंगे कहा है पता नहीं है भाई, बना ही लेते तो पौधों को खाते, कीटों को खाते क्यों, शायद बना नहीं पाते। तो बहुत से कंप्यूटर ऐसे हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं। अरे भाई रहोगे कंफ्यूज, जब तक आप कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करोगे तो आप कंफ्यूज ही तो रहोगे। तब तो अरे यार टाइम लगता है यार, इतनी देर में यूट्यूब चला लेते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, आए भी अब मैडम से बात करें। तो भाई जब बात ही कर लो, या फिर मजा ले लो, या फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। अब ये चाहते हो कि हाँ नौकरी भी लग जाए और जल्दी में मेरा कंसेप्ट मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए, तो भैया नहीं हो सकता ना, एक ही मजा ले है। यहाँ तो भैया अपना यूट्यूब फलाना ढिमाका सा ले, आप मैडम कर लो, और अगर गर्ल्स हैं तो आप बॉयज कर लो, जो भी लो, बट यहाँ आए हो तो बस जो हम दे रहे हैं वो लो, तो आपके काम आएगा और आपको मज़ा भी आएगा। इसके साथ जो है आपको एमसीक्यूज, वन लाइनर, हर तरीके से आपके क्वेश्चन जो है कवर मैं करा दूंगा। बट आप इंटरेस्ट करिए, जैसा आपका दूसरे के प्रति इंटरेस्ट है, जैसा आपका यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक यहाँ इंटरेस्ट है, वैसा अगर आपका किताबों में, कॉन्सेप्ट में इंटरेस्ट हो जाए तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है नौकरी पाने से, नौकरी दिलाने से। ठीक है, देखो नौकरी लगना ना लगना एक नसीब का भी थोड़ा काम है, लेकिन आपका एक फर्ज है, आप डट कर पढ़ते रहिए। कुछ लोग कह देते हैं कि आप इतना ही पढ़ाकू विमान है तो आपकी क्यों नहीं लगी, आप क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पर। देखो कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि कुछ गॉड गिफ्टेड भी चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं लक बाइस बोला जाता है कि नसीब नहीं है। मैं 4-5 वैकेंसियों से बाहर हूँ, मतलब जॉब से बाहर हूँ, एक एक नंबर से, किसी ना किसी रीजन बस। तो हमने उसको अपना वीकनेस नहीं माना है, तो कहीं ना कहीं ये लगा है कि यार लक में नहीं था। यहाँ तक कि हम ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। ठीक है, कुछ भी हो, चलो छोड़ो इस चीज़ को। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमें कॉल कीजिएगा, मैं आपका जो है एक तरीके से काउंसलर भी हूँ, काउंसिल भी करनी आती है। क्योंकि जो इंसान बहुत कुछ जानता हो, जिसने बहुत कुछ समझा हो और जिसके साथ बहुत कुछ हुआ हो, तुझे उस बंदे को भले जॉब नहीं है, लेकिन ये ना मानो कि वो बेकार, उसके पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ, वो बहुत कुछ जानता है। ठीक है, जॉब लगना ना लगना का मतलब नहीं है। जॉब तो बेईमानी से भी पा लेते हैं लोग, तो क्या मतलब, वो बहुत बड़े होशियार होते हैं, साले गधे होते हैं, पेपर आउट करा लेते हैं, सीट खरीद लेते हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे हैं। तो देखो जॉब लगना और नॉलेज होना ये दोनों अलग बातें हैं। तो इन चीज़ों को कभी भी आपस में ये ना सोचो जिसकी जॉब लग गई वो होशियार है, अरे साले ने सीट खरीदी होगी, साले ने पेपर आउट कराया होगा। चलिए, ये बहस का टॉपिक नहीं है। अगर आप हमें कमेंट करते हैं और आप पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हैं इन टॉपिक पे और कुछ जानना चाहते हैं, तो हम इनको पर्सनली आपसे बात कर लेंगे। यहाँ क्लास में जो है कि जो थोड़े समय की क्लास है उसमें भी हम इन बातों में टाइम जाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट है कीट बच्ची पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। हमने ये पूछा कि क्या वो खाना बना लेते हैं। कुछ कंप्यूटर हैं, क्या कुछ हैं वो ये कहेंगे कि भाई खाना नहीं बना पाएंगे इसलिए क्योंकि वो कीटों को खाते फिर किस लिए हैं। तो भाई वो इसलिए खाते हैं क्योंकि वहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए वो कीटों को खाते हैं, बट उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है तो भोजन ऑब्वियसली बनेगा। सिर्फ दो बातें इसमें याद रखनी है, नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटों को खाते हैं और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस होता है, खाना अपना स्वयं बना लेते हैं, बस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। जिस तरीके के लेग्यूमिनस और लाइकेन प्लांट जो होते हैं क्या करते हैं कि अपनी जड़ों में कवक और बैक्टीरिया को आश्रय देते हैं, और वो कवक बैक्टीरिया क्या करते हैं, इन्वायरमेंट की भूमि में जो नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करके पौधे को प्राप्त करा देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल सरसों का प्लांट। वैसे कीट बच्ची यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेफेंथिस और डायोनिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को खा लेते हैं।
बट क्लोरोफिल होने के कारण ये अपना भोजन भी बना लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसी में जो है इम्पॉर्टेंट, जिसका आपको देखो इंतजार भी होगा, ये मेरी क्लास ना मिक्सचर टाइप की है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा, डिटेल मिलेगा, पॉइंट्स मिलेंगे, और यहाँ पर आपको वन लाइनर की सीरीज भी मिल जाएगी। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। डायरेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? एजिटेंसले। आपको सबको पता है, पिछली सीरीज में ये क्वेश्चन हो चुका है। 1966 में यह शब्द उन्होंने दिया था, इकोलॉजी का। नहीं, पारिस्थितिकी तंत्र 1935 में शायद दिया है, लेकिन इकोलॉजी जो शब्द है वो आपका 1966 में दिया है। आप सीरीज को देख लीजिए एक बार। श्वसन अभी ये आएगा, अभी फिर आएगा, वहां पर हम आपको क्लियर कर देंगे। श्वसन की क्रिया अपचायक है। अपचायक होती है श्वसन की क्रिया, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनका क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन के थ्रू ही आपको एटीपी फॉर्मेट होती है। नेक्स्ट, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण होता है? लाल व नीला में। लाल और नीले में जो है क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से वर्क करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 अथवा H2O का क्रमशः होता है। CO2 का आपका रिडक्शन होगा, क्या होगा? रिडक्शन। और H2O का होगा ऑक्सीडेशन। CO2 के रिडक्शन से आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बनेगा? कार्बोहाइड्रेट। और H2O यानी कि पानी के ऑक्सीडेशन से आपका ऑक्सीजन बनता है। ये आपने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फोटोसिंथेसिस, जो इन्वायरमेंट हमारी ऑक्सीजन है, पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, क्योंकि वही फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करते हैं। किससे कन्वर्ट करते हैं? क्या CO2 से या फिर H2O से? तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑक्सीजन आती है फोटोसिंथेसिस में या अपने इन्वायरमेंट में पेड़ पौधों जो कन्वर्ट करते हैं अपनी पत्तियों में, वो होती है H2O से। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है, एलिमेंट तो दोनों जगह है। CO2 पे भी भाई रिएक्शन क्या होती है आपको पता है? CO2 प्लस H2O, और ये बनता क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और फिर O2 ऑक्सीजन निकलती। ये है आपकी फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन तो यहाँ पे भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी है एलिमेंट। देखो ऑक्सीजन यहाँ पे भी है कार्बोहाइड्रेट में, और ऑक्सीजन खुद में एक गैस भी है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ की ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, किसके ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये जल के ऑक्सीडेशन से प्राप्त होता है ये O2, और कार्बोहाइड्रेट CO2 के अपचयन से प्राप्त होता है, रिडक्शन से। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? जो सभी उपभोक्ता, भाई कंज्यूमर्स की बात हो रही है, कंज्यूमर्स की। अभी ये कॉन्सेप्ट अभी आपको वन लाइनर के थ्रू मैं बता रहा हूं। इसके बाद अभी जो है कॉन्सेप्ट वाइज, इसको जब हम इकोलॉजी सिस्टम में, इकोसिस्टम में जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम जानेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज। अभी क्या है, वन लाइनर फास्टली जो है क्लास जो है काफ़ी 50 मिनट की जो है लगभग करने वाला हूँ। तो इसलिए जो है आप वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट नॉलेज तो मिलती है, साथ ही साथ आपको वन लाइनर भी मिलते हैं। और आपको समझाता हूँ, ऐसा नहीं है कि सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है, रट लो भाई, परपोषी गुण पाया जाता है। कैसे पाया जाता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी सीरीज में यही तो होना है, एक्सप्लेन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उपभोक्ता की बात करें तो भाई क्या है, इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं, उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, प्रथम श्रेणी के कंज्यूमर, सेकंड श्रेणी के और टर्सरी श्रेणी के कंज्यूमर्स हैं, और लास्ट आपका होता है अपघटन करता है, यानी कि डिकम्पोजर्स। ये है लास्ट, डिकम्पोजर्स। यहाँ पर पूछा गया है सभी उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर्स की बात हो रही है, कौन सा गुण पाया जाएगा? भैया कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, तो जाहिर सी बात है हम डिपेंड होंगे किस पे? पौधों पर। अभी हम आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी वो है जो हर्बीवोरस है, ठीक है। सेकेंडरी वो है जो आपके कार्निवोरस है, और टर्सरी वो है जो ओमनीवोरस है, साला सब कुछ खा लेते हैं। तो हर्बीवोरस जो है पौधों पर डिपेंड होते हैं, है तो कंज्यूमर, भेड़ बकरी। जो है प्राइमरी वाले कंज्यूमर्स जो है, हर्बीवोर्स जो हैं, पेड़ पौधों को खा लेते हैं, तो भी ये भी परपोषी हो गए, यानी कि दूसरों पर निर्भर। जो भाई सेकेंडरी हैं कंज्यूमर, सेकेंडरी आपके जो है, सेकेंडरी में आपका जो है आ जाए सांप, ठीक, और भी जानवर, और हम लोग,
तो ये जो है क्या करते हैं भाई, हर्बीवोरस को खा लेते हैं, तो ये भी तो निर्भर है दूसरे पे, तो ये भी परपोषी गुण हो गया। टर्सरी वाले भी दूसरे को खा लेते हैं, तो बस इकोसिस्टम में एक दूसरे को खाना ही तो है। सीरियल से खाद्य चैन, खाद्य जाल, ये खाना ही आपका परपोषी गुण कहलाता है। तो इस तरीके से सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण होता है? परपोषी का गुण होता है। डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड, भोजन के लिए हम दूसरे पर निर्भर होते हैं, ये होता है परपोषी गुण। तो हम उपभोक्ता है, तो हम हो गए कैसे गुण? परपोषी गुण। द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ताओं जंतुओं को। अब ये रटने वाली चीज नहीं है, अभी ये कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं इसको सब समझाऊंगा आपको, अभी आएगा और इमेज वाइज आपको जो है क्लियर कराऊंगा। अब यहाँ पर सीरियल से चल रहे हैं, क्योंकि हम यह कॉम्बिनेशन क्या बनाया है, कॉन्सेप्ट को समझाना फिर वन लाइनर, फिर कॉन्सेप्ट को समझाना फिर वन लाइनर, इस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ जिससे कि सीरीज बोरिंग वाली ना हो। अगर हम खाली कॉन्सेप्ट को ही समझाते रहेंगे ना तो आप छोड़ के चले जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट को समझाना, फिर उसके बाद वन लाइनर करना। वन लाइनर में मजा आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वन लाइनर का इंतजार रहता है ना कि यार सीधा सीधा मिले, लेकिन सीधे सीधे में भी हम आपको लॉजिकली बताते हैं। द्वितीय उत्पादक किसे कहते हैं? द्वितीय उत्पादक परपोषी उपभोक्ताओं को कहते हैं भैया द्वितीय उत्पादक। अब प्रोड्यूसर तो जो भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, भेड़ बकरी आपके द्वितीय उत्पादक हो गए। तो द्वितीय उत्पादक हो गए, तो परपोषी उपभोक्ताओं को, तो उपभोक्ता जो है परपोषी उपभोक्ता हो गए भाई, क्योंकि ये निर्भर करते हैं किस पे? पेड़ पौधों पर। नेक्स्ट, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रेडेटर्स, कहलाते हैं शिकारी कहलाते हैं। वे जैसे टाइगर्स, लियोपार्ड, ये क्या है? प्रेडेटर्स है। बाज, चील क्या करते हैं? शिकार करते हैं। जो शिकार करते हैं वो प्रेडेटर्स कहलाते हैं। कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं भैया? ओमनीवोरस, सर्वभक्षी, सर्वाहारी, सब्जियां भी खा लेंगे और मांस भी खा लेंगे। ह्यूमन लाइक दैट, डॉग लाइक दैट। ठीक है, एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं। प्रकृति मेहतर यानी स्कैवेंजर्स किसे कहा जाता है? प्रकृति का स्कैवेंजर्स यानी प्रकृति में जो भी गल गया हो, डला हो, पड़ा हो, डेड बॉडीज हो, इसको अपगठित कर देना स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आता है। साफ सफाई कर देना, और ये करते हैं आपके कवक बैक्टीरिया, इसको कहते हैं हम अपघटक। इकोसिस्टम का थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट अपघटन करता। प्रोड्यूसर आफ्टर देन, आपका कंज्यूमर आफ्टर देन क्या होगा? अपघटन करता यानी कि डिकम्पोजर्स। तो प्रकृति की स्कैवेंजर्स कहलाते हैं अपघटक करता, साफ सफाई कर्मचारी। नेक्स्ट, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में एक निश्चित समय में अजीवीय पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? भैया स्टैंडिंग स्टेट। आई होप जो है यहाँ पर मेरा जो है लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है और बैटरी वीक हो गई है, तो यहीं तक जो है सीरीज़ रखते हैं। इसके बाद जो है अगली वीडियो सीरीज में हम क्या करेंगे, आपको सारे पॉइंट्स और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये वन लाइनर है कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो इस सीरीज़ के साथ आप बने रहिए, और अगर आपको अच्छी लगती है, अगर आप कमेंट करते हैं कि कंटिन्यू रखिए और मैक्सिमम टाइम की वीडियोस बनाइए, क्योंकि अभी वायरल नहीं हो रहा, ना ही इम्प्रेशन थोड़ा आ रहा है वीडियो पर। ठीक है, अगर आप हेल्प करेंगे, एल्गोरिथम वर्क करेगा यूट्यूब का, तब मैं इंटरेस्टेड हूँगा, नहीं वरना क्या है, ये है कि अगर इंप्रेशन नहीं आएगा तो अपना कोई 1 घंटा 2 घंटा क्यों बर्बाद करेगा, क्योंकि इस स्लाइड को बनाने में, इसको छाँटने में भी टाइम लगता है। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी हमारे वीडियो से जानकारी मिल जाती है, अगर आपके 10 क्वेश्चन भी एक वीडियो में कवर हो जाते हैं, तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि इस वीडियो सीरीज़ को आगे तक पहुँचाएँ। आगे तक पहुँचाएँगे तो यूट्यूब को ये लगेगा कि हमारे वीडियो में कुछ क्वालिटी है, कुछ ऐसा देते हैं, तो मुझे वायरल करेगा तो वीडियो सीरीज़ चालू रहेगी ना, नहीं तो वरना कोई हट के बंद कर देगा, क्योंकि ऐसे तो किसी को कुछ मिलता तो है नहीं। भाई यहाँ पर हमारे वीडियो रन करेंगे, उसी के बाद तो हम कुछ आगे बढ़ाएँगे प्रोसेस। तो वीडियो आपकी हम सारा कंटेंट डाल भी दें, 1.5 घंटे की क्लास भी कर दें, लेकिन उसका मतलब नहीं है क्योंकि बंदे सिर्फ 2 मिनट देखेंगे, 2 मिनट बाद, क्योंकि उन्हें नीड नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी है कि सबका अपना अपना तरीका है समझाने का, सबका अपना अपना एक स्टैंडर्ड तरीका है, किसी का कैसा भी तरीका है। ये डिपेंड करता है व्यूअर्स के ऊपर, व्यूअर्स कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उसी रिस्पॉन्स के बेस से ही वीडियोज़ रन करते हैं। वीडियोज़ इसलिए सब लोग मांगते रहते हैं, क्या मांगते रहते हैं? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सब करो या ना करो वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, सब करने से कोई मतलब नहीं बनता है, सब 1000 ही काफ़ी होते हैं।
500 ही काफ़ी होते हैं। अगर आप 200 बंदे भी हैं जो मेरी वीडियोज़ को सीरीज़ को आगे तक पहुँचा रहे हैं, 100 बंदे भी हैं, 50 ही बंदे आप हैं कि सिर्फ सब नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, बस इतना काफ़ी है। एल्गोरिथम काम करेगा और ये वीडियो सीरीज़ आगे जाएगी। जब रन करेगी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं वीडियो आगे कंटिन्यू रखूँगा। इसके साथ आपका हिंदी का पोर्शन है, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है? मैथ छोड़ के आप किसी भी सब्जेक्ट को आप बताएँगे, तो उसको मैं अच्छे फॉर्मेट में तैयार करूँगा, पीपीटी फॉर्मेट में तैयार करूँगा, पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार करूँगा, अच्छे पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इम्पोर्टेंट होंगे, ठीक है? बस उसको एक्सप्लेन करने का थोड़ा-सा मेरा तरीका अलग है कि अगर आपको थोड़ी बहुत आती है, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, अगर नहीं भी आती है, तो भी आपको बहुत अच्छे से ही समझ में आएगा क्योंकि मैं छोटी-छोटी बातों को भी आपको उसमें बता देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ कि वीडियोज़ को आगे तक पहुँचाएँगे। हम आज का वीडियो जो है वाइंड अप करते हैं, बैटरी यहाँ पे डाउन हो गई है मेरे लैपटॉप की। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बस आपसे एक गुज़ारिश बोलो, कुछ भी समझो आप, इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा जो मैं हमने आपको बताया है। ये वीडियो सीरीज़ आप हम कंटिन्यू तभी रखेंगे जब वीडियोज़ पे कुछ रिस्पॉन्स होगा। अब ये कहें कि हमारे भाई पढ़ाने में या फिर हमारे बताने में, लर्न कराने में कमी है, तो भाई ये तो नहीं हो सकता है। क्योंकि हम इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, थोड़ा-सा देखो सबके तरीके अलग-अलग हैं, वो हो सकता है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना और वन बाय वन पॉइंट्स को क्लियर करना और वन लाइनर देना, ये भी अपने में एक ख़ास चीज़ है। तो इसी आशा के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।